हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को विद्या क्रिएटर चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने इतिहास कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। उन तीनों कालखंडों का अपनी अपनी विशेषताएं थी, उसके बारे में मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल। प्राचीन काल को चूँकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल एक ऐसा कालखंड है जो तीनों कालखंडों में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में सबसे बड़ा काल एंशिएंट हिस्ट्री का होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम इसे पढ़ने में जिससे आसानी हो तो 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। पहला प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब जाइए देखते हैं कि ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड को किन आधारों पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आधार यही है कि एविडेंस की बात है। मैंने पहले ही वीडियो में आपसे कह दिया था कि इतिहास वही है जिसका एक पुख्ता सबूत आपके पास है। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक सबूत आपके पास होना चाहिए। तो उन्हीं सबूतों के आधार पर इस एंशिएंट हिस्ट्री को 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री हिस्ट्री। इसके जो एविडेंसेज हैं वो क्या हैं? स्टोन है। लेकिन उससे पहले मैं समझ लूँ, आपको समझना चाहिए कि प्री हिस्ट्री एक ऐसा जोन है जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, यानी नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल। यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास है। यानी जो इस कालखंड का इतिहास है, उस इतिहास को हम मनुष्यों के द्वारा, उस समय के मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण के आधार पर ही इस कालखंड का हम रचना करते हैं। दूसरा है, और इस कालखंड का अगर हम एग्जाम्पल देखें, यानी प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखें, तो प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल के तौर पर जिस कालखंड को लेंगे वो कालखंड है स्टोन एज। क्या है? पाषाण काल। उस कालखंड का अगर एग्जाम्पल हम लें तो उसे कहते हैं हम स्टोन एज। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक इसको हम रिवील नहीं कर पाए हैं। इसका जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर जिस काल को लिया जाता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जानते हैं कि लिखित साक्ष्य के तौर पे हमारे पास है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और वो जो स्क्रिप्ट यूज किया गया है, उस स्क्रिप्ट को कहते हैं पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मतलब चित्रात्मक शैली। चित्रों के आधार पर ही उस समय की स्क्रिप्ट मूव कर रही थी, चल रही थी। तो ये प्रोटो हिस्ट्री है। दूसरा हम हिस्टोरिकल पीरियड देखते हैं। तो हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड भी है, हम पढ़ भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए अगर इस इतिहास कालखंड को, ऐतिहासिक कालखंड की अगर एग्जाम्पल लें तो ये है महाजनपद काल। यानी महाजनपद काल से ये ऐतिहासिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहां से हमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जरा हमें देखेंगे कि प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि प्री हिस्ट्री के जनक कौन है यहां पर, यानी इंडियन प्री हिस्ट्री के जनक कौन है। तो इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड
के जनक हैं, यानी फादर हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट, यानी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिवील द फेज ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्ट्री। यानी ये पहला आदमी है जो इंडियन प्री हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब ये देखा जाए कि प्री हिस्ट्री को भी हम पढ़ने में आसान हो इसलिए इसे हम तीन कालखंडों में डिवाइड कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, 3 कालखंडों में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज। दूसरा काल है आपका मेजोलिथिक एज, और तीसरा है आपका नियोलिथिक एज। यानी 3 कालखंडों में प्री हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेजोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। तीनों के अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तीनों कालखंडों को डिवाइड करने का अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और विशेषताओं में अगर बात करें तो पैलियोलिथिक एज एक ऐसा एज है जिसमें मानव का जीवन फूड गैदरिंग और हंटिंग पर डिपेंडेंट था। यानी अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, पूरा पाषाण काल की बात करें, तो इसमें जो मानव था वो मानव का जीवन किस पर निर्भर था? तो खाद्य संग्रहण और शिकार पर था। तो खाद्य संग्रहण और शिकार पर आधारित ये पूरा पाषाणकालीन मानवों का जीवन आधारित था। थोड़ा सा एक चीज़ हम ये देख लें, एक मोटा मोटी एक एज देख लें कि ये इसको तारीखों में हम बांध दें, तो तारीखों में बांधने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज की शुरुआत कब हुई। इस चीज़ को हम पूरा सर्टेनली या किसी निश्चित तिथि से नहीं कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो इसका मोटा मोटी जो तिथि है वो ये है कि 50 लाख टू 10,000 BC। इसका कालखंड हम मानते हैं कि 50 लाख टू 10,000 BC। मेजोलिथिक पीरियड का कालखंड अगर हम माने तो 10,000 टू 7,000 BC, और न्यूलिथिक एज को अगर देखें तो 7,000 BC टू 3,000 BC। एक मोटा मोटी पीरियड हम लेके चलते हैं। और ये मित्रों ये समझ लो बच्चों कि ये पैलियोलिथिक एज को हम किसी भी एक डेफिनिट काल में नहीं बांध सकते हैं। तो एक लगभग के तौर पर एक डेट जो लिया गया 50 लाख टू 10,000 BC। और ये चीज़ें हम कहाँ से लेके चलते हैं? केसी श्रीवास्तव की टेक्स्ट बुक से लेके चलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे वो केसी श्रीवास्तव की बुक पर आधारित होगा। तो प्री पैलियोलिथिक एज आया। अब बात ये बनती है कि पैलियोलिथिक एज शब्द को सबसे पहले किसने बोला था या किसने इसको प्रोवाइड किया था कि ये काल पैलियोलिथिक एज है। यानी 50 लाख टू 10,000 BC के बीच का जो काल है वो पैलियोलिथिक एज है। तो इस शब्द को क्वाइन करने वाले यानी देने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन लुबॉक। इनका नाम था जॉन लुबॉक, जो 1865 में ये शब्द दिए पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो वो थे जॉन लुबॉक जो 1865 में पैलियोलिथिक एज शब्द को दिए। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने इस काल को नाम दिया पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक एज के कुछ अपने विशेषताएं हैं। पैलियोलिथिक एज के अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1861 ईस्वी में। यानी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 में, जब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग का
रूल चल रहा था, यानी लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, जो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया, इस विभाग की स्थापना किया। और इसके पहले डायरेक्टर जो थे, यानी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और इसके प्रथम जो निर्देशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये बातें कुछ आपने पैलियोलिथिक एज के बारे में जान ली। अब थोड़ा सा हम पैलियोलिथिक एज के सेलिएंट फीचर देखें। सेलिएंट फीचर यानी विशेषताएं, इस पीरियड की विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस पीरियड के यानी पैलियोलिथिक एज के जो मानव था, उसका जीवन आधारित था किस पर? मानव जीवन किस पर आधारित था? ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, यानी खाद्य संग्रहण और शिकार। यानी मानव का जीवन किस पर आधारित था, उसकी जीविका कैसे चलती थी? तो खाद्य संग्रहण पर चलती थी और शिकार पर चलती थी। तो खाना भी उसका कैसा होगा? तो खाना कैसा होगा? खाना होगा फल, फिर से मांस, यानी फल और मांस पर वो जीवित रहता है। फल पाता है कहीं से, क्या रूट्स मिल जाता है, तो जड़, फल, कंदमूल, ये सब चीज़ों, और तथा मांस, यानी उसका जीवन किस पर आधारित था? फूड गैदरिंग और हंटिंग पर आधारित था। तो यानी फल और मांस पर उसका जीवन आधारित था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो इंडियन पैलियोलिथिक एज था, उसका उभार या उस काल के समय यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल था। प्लीस्टोसीन काल का मतलब आइस एज, यानी लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। तो ये जान लीजिए कि जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई रहेगी तो मानव फिर रहेगा कहाँ? ये महत्वपूर्ण बात है कि फिर मानव रहेगा कहाँ? तो मानव कहाँ रहेगा? गुफाओं में रहेगा। तो मानव का अधिवास क्या होगा? मानव का अधिवास कहाँ होगा? गुफाओं में होगा। जहाँ गुफा रहेगी और जहाँ नदियाँ निकलेगी वहीं पर मानव निवास करेगा, जहाँ पर उसे आसानी से एक ठंडी से उसका जीवन रक्षा हो सके और खाने पीने के लिए उसकी व्यवस्था अवेलेबल हो सके। तो इसलिए वो गुफाओं में रहना पसंद करेगा। दूसरी चीज़ कि पैलियोलिथिक एज में जो पैलियोलिथिक मानव था, पैलियोलिथिक मनुष्य था, वो बेसिकली नेग्रीटो रेस से संबंधित है। किससे? नेग्रीटो जाति से। नेग्रीटो जाति से संबंधित है। अब इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि निग्रीटो रेस हम तो कह तो दिए, लेकिन निग्रीटो रेस की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं में अगर जानना होगा तो ब्लैक कलर, काला बर्ण का होगा। दूसरा फ्लैट नोज, चपटी नाक होंगी। फिर से प्रोट्रूटेड जॉ, मतलब उभरा हुआ उसका जबड़ा होगा। कर्ली हेयर, घुघराले बाल। तो इस तरह का नेग्रीटो रेस का जो एक विशेषताएं होती है, तो विशेषता क्या होती है? उसकी जो रंग होगा काला होगा, जो नाक होगी चपटी होगी, जो जबड़ा होगा वो क्या होगा? प्रोट्रूटेड होगा, थोड़ा उभरा हुआ होगा। फिर से जो बाल होगा या उसका बाल होगा वो कैसा होगा?
घुघराले होगा। तो आज भी निग्रिटो रेस का जो, अगर हम बात करें कि निग्रिटो रेस की जाति अगर आज भी कहाँ पर जीवित है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार में इस जाति के लोगों को देख सकते हैं, इस जाति की विशेषताओं वाले लोगों को देख सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्या है, सेंटलीज, जारवा, ओंगे तथा ग्रेट अंडमानी। तो सेंटलीज, जारवा और ओंगे और ग्रेट अंडमानी, सेंटलीज, जारवा और ओंगे और ग्रेट अंडमानी, ये जातियां किस चीज़ के अवशेष हैं? तो इस जातियों का अगर संबंध माना जाए तो ये निग्रिटो रेस से संबंधित हैं। तो पैलोथिक मानव के, अगर पैलोथिक एज की हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि इस काल में पूरा पृथ्वी एक तरह से लगभग बर्फों से ढकी हुई थी। दूसरी चीज़ कि इस काल के मानव जो संबंधित था वो निग्रिटो रेस से संबंधित था, जिसके काले बाल, चपटी नाक, उभरा हुआ जबड़ा, फिर से घुघराले बाल, फिर ये उसकी विशेषताएं थी। और आज भी अगर इस जाति की बात करें तो आज भी ये जाति कहाँ पे है? जाति अंडमान और निकोबार में देखने को मिल जाएगी। जो सेंटलीज जनजातियां हैं, जारवा है, ओंगे है, ग्रेट अंडमानी है, ये सब निकोबार, ये सब किससे हैं? निग्रिटो रेस से संबंधित जाति है। अब जरा हम ये देखें कि पैलोथिक एज को मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई उपकरणों के आधार पर और जलवायु और उनकी संस्कृति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी अगर पैलोथिक एज की बात करें, पैलोथिक एज यानी पूरा पाषाण काल को मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उपकरण, स्टोन टूल्स एंड देयर कल्चर और उनकी संस्कृति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन पार्ट है? पहला है अर्ली पैलोलिथिक एज, अर्ली पैलोलिथिक एज। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज, यानी अर्ली मतलब निम्न पूरा पाषाण काल। अगर हिंदी में बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज या मध्य पूरा पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या है? इसको डिवाइड करने में विशेषताएं होंगी तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम पैलियोलिथिक एज के रूप में पढ़ लेंगे। तो इसकी विशेषताओं में अगर हम देखें निम्न पूरा पाषाण काल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के मानव की विशेषताएं क्या थी? तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें, यानी जब वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है तो सबसे निचले स्तर से जो प्राप्तियां हैं, जो एविडेंसेज हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को 3 संस्कृतियों के रूप में हम देख सकते हैं। पहली संस्कृति, इसे 3 नामों से और जाना जाता है। पहली संस्कृति चॉपिंग कल्चर, चॉपर चॉपिंग कल्चर। दूसरा है सोहन कल्चर और तीसरा है, इसे कहते हैं मद्रासियन कल्चर। या 3 नामों से कैसे क्यों जाना जाता है? चॉपर चॉपिंग संस्कृति, सोहन संस्कृति और मद्रासियन संस्कृति। थोड़ा सा इस पर आप फोकस कर लीजिए। चॉपर चॉपिंग कल्चर का मतलब रहता है कि इसमें जो, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मोस्टली जो मानव यूज कर रहा था या प्रारंभिक यूज जो कर रहा था, अपने उपकरण यूज कर रहे थे, तो चॉपर चॉपिंग। तो चॉपर एक ऐसा उपकरण है
चॉपर एक ऐसा उपकरण है, काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चॉपर काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो यूनिफेशियल होता है, यूनिफेशियल यानी एक तरफ धार होता है इसमें, चॉपर में एक तरफ धार होता है। और दूसरा क्या है, चॉपिंग। चॉपिंग जो है ये बाईफेशियल है, बाईफेशियल है, यानी इसमें दो तरफ धार होती है। तो मनुष्य, चूंकि उस समय अगर हम देखें अर्ली पैलियोलिथिक एज में, तो जो मनुष्य था वो इतना दिमाग से विकसित नहीं था, तो बड़े बड़े पत्थर को यूज करता था पेबल्स के रूप में। जैसे बड़ा पत्थर कोई लिया, बड़ा पत्थर लिया और इस पर वो हीट किया, हीट करने के बाद जो ये पार्ट निकला, ये पार्ट को निकाल दिया और इस पार्ट को, यानी ये कोर पार्ट को वो यूज किया एज ए वेपन्स, एज ए हथियार अपने शिकार करने के लिए। तो जो ये, तो इस तरह कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज के जो मानव था वो अपने उपकरण को बनाने में कोर टेक्निक का प्रयोग करता था। पैलियोलिथिक एज के जो मानव था अपने उपकरणों को बनाने के लिए वो कोर टेक्निक को यूज करता था। किस टेक्निक को यूज करता था? कोर टेक्निक। कोर टेक्निक को यूज करता था पैलियोलिथिक एज का मानव, ठीक है। और इस समय जो पत्थर यूज करता था, जो मानव अपनी उपकरणों को बनाने में पत्थर यूज करता था, उस पत्थर को कहते थे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट स्टोन। और बड़ी मात्रा में जो पैलियोलिथिक मानव था वो क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। जो अर्ली पैलियोलिथिक एज के मानव था वो किस पत्थर का यूज करता था? क्वार्टजाइट स्टोन का प्रयोग करता था बड़ी मात्रा में। इसलिए अर्ली पैलियोलिथिक एज के मानव या पैलियोलिथिक एज के मानव को क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका चॉपर चॉपिंग कल्चर का हो गया। दूसरा सोहन कल्चर। तो सोहन संस्कृति क्यों इसके नाम कहते हैं? क्योंकि पहली बार अर्ली पैलियोलिथिक एज के मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई सभी तरह के उपकरण और उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिली थी? सोहन नदी घाटी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? सोहन रिवर वैली से मिली थी। और सोहन रिवर वैली बेसिकली कहाँ पे है? झेलम और इंडस, जो सिंध और झेलम नदी है, वो दोनों के बीच, दोनों के आसपास की जो संस्कृति है, यानी कह सकते हैं कि कश्मीर और उधर ऊपर पाकिस्तान के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको कैसे समझ लीजिए कि अगर ये भारत है तो यहाँ पर ये जो जोन था, ये कश्मीर का पार्ट है, तो ये जोन था, ये था सोहन कल्चर, सोहन नदी घाटी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिला था? अर्ली पैलियोलिथिक एज का या निम्न पूरा पाषाण कालीन मानवों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उपकरण और उनके द्वारा कुछ यूज किए जाने वाले हथियार का बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। इसलिए हम इसे कहते हैं सोहन संस्कृति। अब रही बात कहने की कि मद्रासियन कल्चर इसे क्यों कहते हैं? इसे मद्रासियन कल्चर क्यों कहते हैं? तो मद्रासियन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार पलवरम एक जगह है, तमिलनाडु का एक साइट है, जहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहली बार यहाँ से हस्त कुठार और हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर बड़ी मात्रा में यहाँ प्राप्त किया था, यहाँ से डिस्कवर किया था। तो इस तरह डिस्कवर करने के कारण इसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु से बड़ी मात्रा में डिस्कवर होने के कारण इस संस्कृति को कहते हैं मद्रासियन संस्कृति कहते हैं, तमिलनाडु का संस्कृति कहते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि अर्ली पैलियोलिथिक एज को हम तीन नामों जानते हैं: चॉपर चॉपिंग कल्चर, सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर। क्लियर? और इसके द्वारा जो इस समय जो मनुष्य थे वो मनुष्य किस तरह के उपकरण यूज करते थे? तो उपकरण में अगर देखें तो हैंडेक्स, फिर से चॉपर, चॉपिंग, स्क्रैपर, क्लीवर, ये क्या थे? उनके टूल्स थे। ये क्या थे? उनके टूल्स थे। क्लियर? उनके उपकरण, इसे कहते हैं उपकरण या टूल्स थे। अब हम ये देखते हैं कि इनका एविडेंस या पुरास्थल जहाँ से इनके बारे में एविडेंसेज हमें बड़ी मात्रा में मिला। तो एविडेंस साइट्स यानी पुरास्थल,
पूरा स्थल जहाँ से इसके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो साइट्स जहाँ से पैलियोलिथिक एज के बारे में, अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो पहला है सोहन रिवर वैली यानी सोहन नदी घाटी, कश्मीर, थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, थार डेजर्ट, फिर से वेलन वैली, थार डेजर्ट, वेलन वैली, बेलन वैली, अतरी पक्कम, पलवरम, वाद, मदुरई, ये तीनों साइट की बात करें, तीनों साइट कहाँ पे हैं? ये हैं तमिलनाडु की साइट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें सोहन रिवर नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, कश्मीर, थार डेजर्ट, बेलन वैली, अतरी पक्कम, पलवरम, वाद मुराई से हमें क्या मिलता है? अर्ली पैलियोलिथिक एज, जो निम्न पूरा पाषाणकालीन मनुष्य हैं, उनके एविडेंस यहाँ से मिलता है। अब हम दूसरा काल जो है, यानी दूसरा पीरियड, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कहते हैं इसे मध्य पूरा पाषाण काल। समय अगर मान लें तो इसका समय होगा 1,00,000 to 40,000 BC। एक मोटा मोटी एज मान लें तो 1,00,000 to 40,000 BC। इस संस्कृति में, या कह सकते हैं कि यहाँ तक मानव आते आते थोड़ा बहुत बुद्धिमान हो गया था। इस समय आते आते मनुष्य थोड़ा बहुत बुद्धिमान हो गया था। और यह काल, अगर इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में जो टेम्परेचर था, यानी एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर था, वो क्या हो रहा था? वॉज गेटिंग रेड्यूस। यानी इस समय का जो काल था, यानी हम कह सकते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक एज का जो काल था, उस समय जो जलवायु का जो तापमान था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और यह काल होमो इरेक्टस से डोमिनेटेड था। इस काल में हम देखते हैं कि दिस फेज वाज डोमिनेटेड बाय होमो इरेक्टस। इस फेज तक आते आते होमो इरेक्टस का काल था। यह पूरा फेज होमो इरेक्टस के द्वारा डोमिनेटेड था। क्लियर? होमो इरेक्टस का मतलब होता है कि मनुष्य अब प्रॉपरली खड़ा होकर चलना स्टार्ट हो गया था, चलना प्रारंभ कर दिया था। अब मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लेक कल्चर, यानी फ्लक संस्कृति। फ्लेक संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक मनुष्य जो था वो यहाँ हिट करता था और इस पार्ट को निकाल के छोड़ देता था और इस पार्ट को एज ए वेपन से यूज करता था। लेकिन अब मनुष्य क्या कर रहा था कि ये जो पार्ट है यानी ये फ्लक निकला हुआ है, इस फ्लक को यूज करता था एज ए वेपन यानी हथियार के रूप में। अब इस पार्ट को यूज करने लगा था हथियार के रूप में। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? फ्लक संस्कृति कहते हैं। और फ्लक संस्कृति कहने का मतलब है, और इस समय जो मानव अपना उपकरण बनाता था, यानी टूल्स का जो निर्माण करता था, वो अब क्वार्टजाइट पत्थर से नहीं बल्कि क्वार्टजाइट पत्थर के जगह पर जैस्पर एंड चर्ड नामक पत्थरों का यूज करता था उपकरण बनाने में। क्लियर? इस समय मानव जैस्पर या चर्ड नामक
पत्थरों का यूज कर रहा था उपकरण को बनाने में, फ्लेग कल्चर में। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। जो टूल्स था इस समय का, जो ये टूल्स मटेरियल लिख लीजिएगा, टूल्स मटेरियल। जो टूल्स था, टूल्स के रूप में क्या था इस समय? स्क्रैपर बड़ी मात्रा में यूज हो रहा था, स्क्रैपर हो रहा था यूज, बोरर जो मानव था क्या यूज कर रहा था? स्क्रैपर एंड बोरर। यानी स्क्रैपर मतलब चमड़े को छीलने के लिए जो हथियार को यूज कर रहा था उसे कहते हैं स्क्रैपर, और ये है बोरर। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? एविडेंस साइट। एविडेंस साइट कहाँ से मिलता है? तो पहला समझ लीजिए कि सोहन रिवर वैली, दूसरा तुंगभद्रा रिवर वैली, तीसरा है आपका नर्मदा रिवर वैली, फिर से हुंसगी कर्नाटक की साइड है, कर्नाटक की साइट है हुंसगी। क्या है? हुंसगी। तो यहाँ से बड़ी मात्रा में मध्य पूरा पाषाण काल के हमें एविडेंस मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम कहाँ चलते हैं? अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज के ध्यान से पढ़ना बच्चों कि अपर पैलियोलिथिक एज वो एज है जिसमें पहली बार होमो सेपियंस प्रकट हुआ। इसमें पहली बार आधुनिक मानव प्रकट हुआ। आधुनिक मानव का मतलब होमो सेपियंस। तो अपर पैलियोलिथिक एज का अगर टाइम बात करें तो ये टाइम है इसका 40,000 to 10,000 BC, 40,000 to 10,000 BC। और इसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसमें कहते हैं ब्लेड कल्चर। ब्लेड कल्चर यानी अब मनुष्य जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग का विकास हो रहा था वैसे वैसे उसके जो उपकरण थे वो क्या हो रहे थे? छोटे हो रहे थे। वैसे ही आप समझ लीजिए कि जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, उसकी साइज, उसकी स्क्रीन साइज बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़े बड़े मशीन लगे होते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य कंप्यूटर में घुसते गया और कंप्यूटर का स्क्रीन साइज छोटी होती गई, और आज आप देखते हैं कि व्हाट्सएप और ट्विटर पर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कंप्यूटर जब शुरुआत हुआ तो बड़ा सा साइज था, और जैसे जैसे मनुष्य उसमें इन्वेंट करता गया, जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग बढ़ता गया कंप्यूटर के क्रम में, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि मनुष्य का दिमाग बढ़ता गया और कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई और कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती गई। कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती गई। उसी तरह अगर हम अर्ली पैलियोलिथिक एज के मानव को कहें तो शुरू में वो बड़े बड़े पत्थरों को एज ए वेपन्स यूज कर रहा था। जैसे जैसे उसका दिमाग बढ़ता गया वैसे वैसे उसके उपकरणों की साइज छोटी होती गई और उसकी मारक क्षमता बढ़ती गई। क्लियर? तो इस समय हम देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पुरा पाषाण काल में हम कहें तो इसका एक अलग नाम है, उसे कहते हैं ब्लेड कल्चर यानी ब्लेड संस्कृति। और इसमें पहली बार होमो सेपियंस यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज होमो सेपियंस फर्स्टली अपीयर्ड इन दिस जोन, इन दिस एरेना। तो इस काल में पहली बार मनुष्य यानी होमो सेपियंस आया। होमो सेपियंस का मतलब है आधुनिक मानव। यानी इस काल के अंत होते होते इसमें हम देखते हैं होमो सेपियंस प्रकट हो चुका था। होमो सेपियंस कौन है? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का पूर्वज है। तो होमो सेपियंस आ गया था। तो जब जैसे होमो सेपियंस आया वैसे क्या हुआ? चूंकि दिमाग में तेज था, इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, तो होमो सेपियंस आने पर पहली बार मनुष्य क्या हुआ? मैन इंट्रोड्यूस्ड विद फायर।
मनुष्य क्या हुआ, पहली बार आग से परिचित हुआ। क्योंकि ये कौन है, ये होमो सेपियंस है, आधुनिक मानव है, इसका बुद्धि, विवेक, बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली गई है। तो ये पहली बार किससे इंट्रोड्यूस हो रहा है, फायर से हो रहा है। यानी पहली बार अगर हम आग की बात करें तो आग की बात पहले कब हुआ थी, अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ था, पहली चीज। दूसरा, अगर हम बात करें तो मैन स्टार्टेड द यूज ऑफ कंपोजिट टूल्स, मैन स्टार्टेड टू यूज द कंपोजिट टूल्स। कंपोजिट टूल्स का मतलब क्या हुआ, मिश्रित उपकरण या हथियार। मिश्रित हथियार क्या था, अब मनुष्य क्या हो गया था, वो समझ गया था कि पत्थरों से हम शिकार नहीं कर सकते हैं, ये बेवकूफ़ी है एक तरह से। तो क्या करें, तो हम इस समय बोन टूल्स यूज करने लगा था। मानो क्या यूज करना था, बोन टूल्स। बोन टूल्स क्या है, अपेक्षाकृत हल्का है और इसकी मारक क्षमता अधिक है। क्यों, क्योंकि अब आ गया है होमो सेपियंस, आधुनिक मानव आ गया है। तो ये क्या कर रहा है, पहले ये आग का खोज किया, दूसरा ये बोन टूल्स यूज करने लगा। और कंपोजिट टूल्स का मतलब ये हुआ कि कंपोजिट टूल की अगर बात करें तो कंपोजिट टूल में ये बोन्स प्लस वुड को यूज करा था, यानी हड्डी और हड्डी में लकड़ी को मिश्रित करके उपकरण बनाना स्टार्ट कर दिया। इसकी मारक क्षमता बढ़ गई। इस समय तक आते आते जो इसका उपकरण था वो छोटा होने लगा। मनुष्य इंट्रोड्यूस हो गया फायर से। फायर जैसे यूज हुआ तो क्या हुआ, होमो सेपियंस अब रोस्टेड मीट खाना स्टार्ट किया, यानी पका हुआ भोजन करना स्टार्ट किया। जैसे ही पका हुआ भोजन स्टार्ट किया वैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि इस आग ने मनुष्य के जीवन में एक बदलाव लाया। बदलाव लाने की बात कहें तो होमो सेपियंस जैसे प्रकट हुआ तो ये फायर, ये कंपोजिट टूल्स, ये रोस्टेड मीट क्या किया कि मनुष्यों के जीवन में एक बदलाव लाना स्टार्ट किया। और आग ने क्या किया कि मनुष्यों के जीवन में प्रकाश किया। जो अंधेरे में रात में रहते थे तो आग का रूप क्या कर रहा था कि प्रकाशमान किया, एनर्जी को फ्लो किया। एनर्जी जैसे फ्लो हुआ धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मनुष्य क्या हो गया, और तेजी से खोज करना स्टार्ट किया, अन्य चीज़ों को खोज करना स्टार्ट किया। और उन खोजों को हम देखते हैं कहाँ पर, मेजोलिथिक पीरियड में। जब ये देखते हैं कि उस समय मनुष्य जो आता है वो झूम कल्टीवेशन, पहली बार वो पृथ्वी पर किसी को गुलाम बनाता है, कुत्ता होता है। तो होमो सेपियंस के आने के बाद मनुष्य के जीवन में एक नई तरह की क्रांति आई और मनुष्य आग से इंट्रोड्यूस हो गया, रोस्टेड मीट खाने लगा, जनसंख्या की तेजी से बढ़ने लगा। और इस समय तक आते आते पृथ्वी लगभग बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गया था। बर्फ पिघलने से क्या हो गया था, पृथ्वी का उभार होता है, तेजी से नदियों का विकास हुआ था, फ्लोरा फाउना का विकास हुआ था, जीव जंतु वनस्पति का विकास हो रहा था। और उसके साथ ही साथ मनुष्यों के जीवन में भी तेजी से विकास आ रहे थे। ठीक है, होमो सेपियंस अगर हम बोन टूल्स की बात करें, जहाँ एविडेंस की बात कर लें तो एविडेंस हमें बोन टूल्स कहाँ से मिलते हैं, करनूल आंध्र प्रदेश का एक जगह है जहाँ से हमें बड़ी मात्रा में उच्च पूरा पाषाणकालीन मनुष्यों ने के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के, हड्डी उपकरणों का हमें एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो आगे इन मनुष्यों के द्वारा की गई क्रांति और किए गए विकास को हम पढ़ेंगे किसमें, मेजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो आप इंतजार करिए अगले वीडियो का, उसमें हम मेजोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा और एक तरह से ये होगा कि कैसे मनुष्य के जीवन में एक रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई। तो उन क्रांति के लिए हम जाएंगे मेजोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।